क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 पार्ट 2 क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 पार्ट 2 कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन वन देखिए यहाँ पर इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी द अरेबिका variety initially the Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. फिर आपको यहाँ पर है कॉफ़ी देखिए भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में अधिक मांग है। इसी की कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इस कॉफ़ी के बाद आपको यहाँ पर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात यहाँ पर की गई है, जिसको बागवानी फसलें बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब जिसको बागवानी फसलें आपको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन 2018 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल हैज़ टेम्परेट फ्रूट्स। Temperate fruits, mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, and West Bengal. West Bengal's oranges of Nagpur's and Tirupati, Meghalaya. Bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra, and Tamil Nadu. Lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar. Pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana, and Maharashtra. Apples, pears, apricots, and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over. देखिए बागवानी फसलें यहाँ पे देखिए सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। तो भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चिरापुंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय का अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट। देखिए नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है, इसकी बहुत मांग है। आगे यहाँ पे देखिए कुछ इमेज आपको एप्रिकॉट्स, एप्पल एंड पोमीग्रेनेट यहाँ पर आपको है एक। यहाँ जो इमेज आपको कुछ शो क्या है क्या अखरोट देखिए आपको एप्रिकॉट्स मतलब आपको अखरोट होता है, परसेब हो गया, पोमीग्रेनेट मतलब आपको पोमीग्रेनेट आपको अनार हो गया। फिर आपको एक कुछ और भी यहाँ दिया गया है। यहाँ आपको आगे है क्या कि ये जो आपको है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, पीज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो एंड ब्रिंजल। सब्जियों की कृषि जैसे मटर, फूलगोभी, टमाटर और बैगन आपको है। इसके बाद आपको आगे देखिए इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर। उसके बाद आपको यहाँ पर इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपको कहा गया इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट India is important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato। देखिए भारत मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। तो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। नन फूड क्रॉप्स की बात की देखिए नन फूड क्रॉप्स की यहाँ बातें की गई है, जिसको हम बोलते हैं अखाद्य फसल, जिस फसल को नहीं खाते हैं।
देखिए नन नन फूड क्रॉप्स मतलब अखाद्य फसल में सबसे आपको देखिए रबर को यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, रबर इज एन इक्विटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड humid कल्टी देखिए इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degree Celsius। देखिए रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इट इज mainly rubber is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya। देखिए रबर आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। एक्टिविटी की बात आपके यहाँ पर की गई, एक्टिविटी जिसको हम क्रियाकलाप बोलते हैं। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप यहाँ पर जो कहा गया, देखिए लिस्ट द आइटम विच आर मेड ऑफ रबर एंड आर यूज्ड बाय अस। देखिए लिस्ट द आइटम विच आर मेड ऑफ रबर एंड आर यूज्ड बाय अस। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो रबर से बनती है और हम उनका उपयोग करते हैं। सबसे देखिए फाइबर क्रॉप्स की यहाँ पर बात की गई है। जो आपको फाइबर क्रॉप्स है वहाँ पर इनकी चर्चा आपको है। देखिए फाइबर क्रॉप्स को बोलते हैं रेशेदार फसलें। फाइबर क्रॉप्स में आपको यहाँ पर रेशेदार फसलें का देखें। ठीक है, cotton, jute, hemp, and natural silk are the four major fiber crops grown in India. And the first three are divided. The first three are derived. The first three are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons. The latter is obtained from cocoons of silkworms fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture। तो यहाँ देखिए रेशेदार फसलें क्या होता है, देखिए कि कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर crops grown in India. The first three are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture। देखिए रेशेदार फसलें क्या होती है, कपास, जूट। देखिए कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाए जाने वाली चार मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली तीन क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 पार्ट 3 फाइबर क्रॉप्स जो आपके यहाँ पर है रेशेदार फसलें जो है उसको यहाँ पर देखिए रेशेदार फसलें फाइबर क्रॉप्स की बात यहाँ पर आपको की गई है। यहाँ पर जो देखिए कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। द फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture। देखिए रेशेदार फसलें क्या, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाए जाने वाले चार मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। कोकून से आपको प्राप्त होता है। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम की कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन
रेशम उत्पादन के रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कॉटन की बात की गई है। देखिए कॉटन मतलब आपको यहाँ पर कपास जिसे कहते हैं उसकी बात यहाँ पर की गई, कॉटन कपास। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कॉटन इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। In 2007, India was second largest producer of cotton after China. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateaus. It requires high temperature, light rainfall or irrigation. 210 frost-free days and bright sunshine growths. 200 यहाँ देखिए 210 फर्स्ट फ्री डेज। देखिए यहाँ पर कपास की बात की गई। देखिए कॉटन इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन 2017 इंडिया वाज second largest producer of cotton after China. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateaus. It requires high temperature, light rainfall or irrigation. 210 forest free days and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop. Musky cotton is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. Major cotton producing। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया कि कॉटन इंडिया वाज इन 2017 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटो। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। 210 forest free days and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. Major cotton producing states are Maharashtra, Gujarat, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन को उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल उगाने के उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। कपास खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने आपको लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब आते हैं जूट की बात। देखिए जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर jute producing estates. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets, and other artifacts. Due to its high cost, it is a losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. देखिए जूट यहाँ पर जो कहा गया, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है। इसका प्रयोग आपको बोरियों, चटाई, रस्सी, तंतु एवं धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर की गई है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार यहाँ पर देखिए क्या इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हाँ कहा
देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की गई है। देखिए यहाँ पर इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सस्टेनेड, देखिए यहाँ पर सस्टेनेड यूजेज ऑफ लैंड विदाउट compatible टेक्नो institutional changes hindered hindered the pace of agricultural development. In spite of development of source of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture which provides livelihood for more than 60% of its population needs some serious technical यहाँ देखिए नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स cooperation and abolition of zamindari etc were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reforms was the main focus of our first 5-year plan. The right of inheritance had already led to fragmentation of land holdings, necessitating consolidation of holdings. The laws of land reforms were enacted, but the implementation was lacking or lukewarm. The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s decades and 1970 decades. The Green Revolution, based on the use of package technology, and the White Revolution, Operation Flood, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. But this too led to the concentration of development in few selected areas. Therefore, in the 1980s decade and 1990 decades, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical हाँ टेक्निकल रिफॉर्म्स हाँ गाड़ी टेक्निकल रिफॉर्म्स प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट फ्लड साइक्लोन फायर एंड डिजीज establishment of Gramin banks, cooperative societies, and a bank for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. Kisan Credit Card (KCC), Personal Accident Insurance Scheme (PAIS) are some other schemes introduced by the government of India for the benefit of farmers. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television. The government also announced a minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. यहाँ पर आपको देखिए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार को यहाँ पर देखिए ये जो कहा गया, जैसा कि पहले बताया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों के अभाव में लगातार भूमि संसाधनों के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार कहानी या टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। आगे यहाँ पर भूमि सुधार के कानून देखिए, भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसे कृषि सुधार की कुछ रणनीति आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह पाया। इससे 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था।
आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पीएम देखिए PAIS भी शुरू की गई। देखिए इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक और खरीद मूल्यों की सरकार ने घोषणा करती है। अब यहाँ पे एक्टिविटी की बात आपको की गई। देखिए एक्टिविटीज को बोलते हैं। यहाँ देखिए कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल स्कीम्स etc फ्रॉम फार्मर्स पर पोर्टल्स वेबसाइट www.farmers.gov.in फार्मर्स होम ASPX डिस्कस अबाउट द बेनिफिट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द पोर्टल। क्रियाकलाप में यहाँ देखिए ज्ञात करें कि भारतीय किसान अपने बेटे को ज्ञात करें कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है। अब आगे यहाँ पे आपको एक दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्टिविटी में जो एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया वो एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, तो खैर उस बात को कोई नहीं। अब आगे देखिए भूदान, देखिए यहाँ पर जो कहा भूदान ग्राम दान की यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको चीज़ें है उसको यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे हैज हिज स्पिरिचुअल हेयर। He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He was one of the votaries of Gandhi's concept of Gram Swaraj. After Gandhi's martyrdom, Vinoba Bhave undertook a Padyatra to spread Gandhi's message covered almost the entire country. Once when he was delivering a lecture at Pach- uh, Pochampalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise it to them immediately, but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. This act was known as Bhudan. Later he traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. It was known as Gram Dan. However, many landowners choose to provide some parts of their land to the poor farmers due to the fear of land ceiling act. This Bhudan Gram Dan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as bloodless revolution. यहाँ देखिए आपको जो कहा गया है कि देखिए महात्मा गांधी विनोबा भावे जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रह की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके देश को लोगों तक पहुँचा उनके संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गाँव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण की कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वह भारत सरकार से बात करके उनके ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गाँवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गाँव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया।
अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ आपको कही गई, देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखिए कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान की चर्चा कीजिए। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दो इट्स शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) हैज़ रजिस्टर्ड ए डिक्लाइंड trend from 1951 onwards. According to Census of India 2011, about 54.6% of the total workforce was engaged in agriculture and allied sector activities, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance. देखिए यहाँ पर क्या कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या की रोजगार और आजीविका का साधन थी। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया कृषि का सकल घरेलू उत्पाद। देखिए कृषि का आपको सकल घरेलू उत्पाद घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगा, जो समाज के व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बता दी है। यहाँ पर आपको देखिए इसके बाद आपके यहाँ पर शो किया गया है द डिक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू डिक्लाइन इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, हैविंग वाइडर implication for society. Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted effort to modernize agriculture. Establishment of Indian Council of Agriculture Research (ICAR), agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast, etc. were given priority for improving Indian agriculture. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same. In order to strengthen and support agriculture sector, several initiatives have been taken by Government of India under the Atmanirbhar Bharat अभियान। अब यहाँ पर आगे आपको कहा गया सोर्स इकोनॉमिक सर्वे, आपको ये इसका लिया गया था। आपके फाइंड आउट एक एक्टिविटी आपके यहाँ पर है, फाइंड आउट व्हाई एन इंडियन फार्मर डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम ए फार्मर। अब देखिए यहाँ पर टेबल एक दिया गया है। देखिए टेबल फ्रॉम द टेबल 4.8 it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years, it is not generating a sufficient employment opportunity in the country. The growth rate in agriculture has been decreasing, decelerating, which is an alarming situation. Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition and reduction in the public investment in investment in agriculture sector. Subsidy on fertilizers is decrease, leading to increase in the cost of production. Moreover, reduction in import duties on agriculture product have proved detrimental to agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. देखिए तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कृषि सेक्टर में बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। यहाँ पे एक जो आपको चीज़ आपको दिया गया है, उससे पहले आपको यहाँ देखिए टेबल 4.1 में जो यहाँ पर आपको है
इसमें देखिए आपको जो इसमें आपको इंडियाज़ ग्रोथ रेट ये जो आपको तालिका 4.1 है, तालिका 4.1 में इंडियाज़ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत में आपके यहाँ मेजर सेक्टर्स एग्रीकल्चर 2012 में आपको भारत की कृषि आपको कितना है, कहाँ है ये आपको इंडियन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स इन प्रतिशत में बढ़ती है। देखिए भारत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत में दर्शाया गया है। 2013-14 से आपकी कृषि है, उद्योग है, सेवाएं, इसको बाद आप देख लीजिए। आपको जो डाटा है उस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ वेरियस ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है। तो फिर आपको यहाँ आगे यहाँ पर दिया गया है when farmers देखिए when farmers have become देखिए when farmers have been facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunity in the agriculture sectors। जो यहाँ पर आपको मुख्य बातें आपको कही गई है। देखिए देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये भी बात आपको सही है। देश के अनेक नो डाटा ऑपरेटिंग आपको है कि व्हाई आर फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। देखिए किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है, तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर पर यहाँ पर डाटा दिया गया है। यहाँ पर आपको है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ देखिए वैश्वीकरण इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, वैश्वीकरण का कृषि प्रभाव। देखिए ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए फ्यू phenomenon, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए new phenomenon. It was there at the time of colonization in the 19th century when European traders came to India. At the time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export from India. During the British period, cotton belts of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. Cotton textile industry in Manchester and Liverpool flourished due to availability of good quality cotton from India. You have read about the Champaran movement, which started in 1917 in Bihar. This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in Britain. They were unable to grow food grains to sustain their families. Under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. Today, Indian agriculture finds itself at the crossroads to make agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. The Green Revolution promised much, but today it is under controversy. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemical drying aquifers and vanishing biodiversity. The keyword today is Gen revolution, which include genetic engineering. यहाँ देखिए क्या देखिए वैश्वीकरण कृषि प्रभाव में अंतर। देखिए वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय
भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों के में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने और उत्तम किस्म की कपास की उपजता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायक अर्थात सब्सिडी दी जाती है। अब यहाँ पे एक आपको कहा गया दी जाती है। फिर आगे देखिए, आज भारतीय कृषि देखिए क्रॉस रोड में दो राहें होते हैं। आज भारतीय कृषि आपको दो राहें पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग जल भृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने का कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जिन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। अब देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ सीड्स। यहाँ देखिए क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। अब आगे यहाँ पर कहा है, कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज वास्टली इन इंडिया। देखिए, in fact organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides. Hence it does not affect environment in a negative manner. यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए, क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं। वास्तव में कार्बनिक ऑर्गेनिक जिसे बोलते हैं, वास्तव में आपको कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया, हाँ, इसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आगे यहाँ पर कहा, इफ यू इकोनॉमिक्स थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. As the population rises, India's rural population is about 883 million 2011, which depends upon 250 million approximate hectares of agricultural land, an average of less than half a hectare per person. Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. This will increase incomes and reduce environmental degradation. Simultaneously, because medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high-value crops. देखिए, वास्तव यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्न की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में बिल्कुल अंधकार में है। देखिए, भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को
भारतीय किसानों को यहाँ पे देखिए भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया अनाज के स्थान पर देखिए अनाज के स्थान पर यहाँ पे जो ख़ास बातें कही गई है। यहाँ पे जो देखिए एक जो आपके यहाँ पर है कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जांपल चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जांपल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू import food during 1960s decades would have been seen as a disaster. But if India imports cereals while exporting high value commodities, it will be flowing successful economies like Italy, Israel, and Chile. And Chile, these countries export from product fruits from far these countries export farm products like fruits, olives, especially seeds and wine, and import cereals. Are we ready to take this risk? Debate the issue. देखिए अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया था, परंतु यदि हम कीमती फसलों को उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्था का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। इससे क्या यह हम खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विषय पर बात कीजिए। यहाँ पे एक इमेज दिया देखिए प्रॉब्लम्स इमेज को देखिए यहाँ पर जो इमेज यहाँ पर किसानों का दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या है देखिए प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद हैवी पेस्टिसाइड यूज आर वाइडली रिकॉग्नाइज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही है। फिर आपको दूसरा इमेज भी आपको शो किया गया है। दूसरा इमेज आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए टिश्यू कल्चर ऑफ टी क्लोन्स मतलब क्या हो गया, सागौन के क्लोन का देखिए सागौन के क्लोन का उत्तक संवर्धन यहाँ पर आपको है। फिर दूसरा आपको यहाँ पर चित्र है क्या, ऑर्गेनाइज ए डिबेट ऑन फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इट्स नीड एंड एफर्ट्स। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको कि भारत की खाद्य सुरक्षा इसकी आवश्यकता और प्रयास विषय पर वाद प्रतियोगिता आयोजित करें। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ दिया गया, पेपर का कतरनी आपको यहाँ पर है। फिर आपको दूसरा जो आपको था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट यूज़ इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर आपको जो इमेज दिया गया वो आपको है क्या, वह कृषि में प्रयोग होने वाले नवीन तकनीकी उपकरण, यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट इन एग्रीकल्चर। ध्यान से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से चीज़ आपको कॉटन कल्टीवेशन कपास की कृषि आपको इमेज ध्यान से देखिए, पूरी तरह से ये चैप्टर जो आपको है चैप्टर 4 पूरी तरह से फिनिश होता है।